तो लास्ट क्लास में हम लोग सॉलिड कंडक्टर और स्टैंडर्ड कंडक्टर के बारे में देखा था, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं उसको पॉइंट वाइज डिस्कस कर दे रहा हूँ कि क्या है सॉलिड कंडक्टर, ठीक है। तो अब इसमें बात लिखते हैं। इसमें नंबर पॉइंट 1 क्या है कि इसकी कॉस्ट हाई होती है। हाई कॉस्ट मतलब कीमत महंगा ज़्यादा होता है, ठीक है। सेकंड वन, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब अभी बताता हूँ। टेंसाइल और ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब तनाव बल, जो तनाव लग रहा है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में तनाव, ठीक है ना। अपना माइक ऑफ करो जो भी है, साउंड बहुत आ रहा है इधर, ठीक है। उसके बाद आता है डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन होता है स्ट्रिंग कंडक्टर। डिफ़िकल्ट टू स्ट्रिंग का मतलब होता है पतले पतले तार के भाग में इसको खींचना, ठीक है ना। डिफ़िकल्ट टू स्ट्रिंग द कंडक्टर, तो क्या होता है इसको पतले पतले तार में खींचना जो होता है वो कठिन होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें स्किन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, अभी बताऊंगा मैं स्किन इफेक्ट क्या है, ठीक है। अभी जब जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा सब बताता जाऊंगा। स्किन इफेक्ट क्या होता है इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये इस बेसिक सा कंक्लूजन था। एंड सेकेंड वन जो था लास्ट में कल, स्ट्रैंडेड। अब स्ट्रैंडेड का मतलब ये होता है स्ट्रैंड के फॉर्म में, पतले पतले स्ट्रैंड के फॉर्म में, जो कल बताया था कि कैसे उसको ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो ट्विस्टेड होते हैं आपस में। ट्विस्ट का मतलब ऐंठ दिया जाता है, कई सारे तारों को आपस में लेके ऐंठते हैं तो इस तरीके से हो जाता है। और वो सब क्या होता है, एक तार दूसरे तार से क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और ऐंठते क्यों हैं, जिससे क्या होता है, ऐंठने से, कंडक्टर को ऐंठने से क्या होता है, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी है, जो धारा बहने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और उसके अंदर जो एयर वॉइड्स होते हैं वो लॉक्ड हो जाते हैं, उससे क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसमें क्या है, स्टैंडर्ड होने के फ़ायदे क्या हैं। इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल के बोले तो तनाव बल, जो तनाव है वो क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी तनाव बल की जो मजबूती है वो क्या हो जाती है, कम होती है, ठीक है ना। वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, ईजी टू स्ट्रिंग। उसको उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको टांगना, उसके पतले पतले तार में निकालना उसको, वो इजी हो जाता है मेरे लिए, ठीक है ना। तो इजी टू स्ट्रिंग द कंडक्टर। एंड थर्ड वन, स्किन इफेक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, स्टैंडर्ड कर देने से जो स्किन इफेक्ट है, तात्विक प्रभाव जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। इसीलिए ये एडवांटेज है, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। एंड रिड्यूस प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, एक और होता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। जब एक कंडक्टर और दूसरा कंडक्टर पास में होते हैं तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो जब टॉपिक आएगा तो उसको कवर करूँगा। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है, अब इसका कोई हिंदी में नेम नहीं है, वैसे प्रॉक्सिमिटी ही समझो इसको, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट वो क्या होता है इसमें, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक सा फंडा। अब यहाँ पर 2 पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन से बहुत बेनिफिट है, तो मैं वो भी यहाँ बता दे रहा हूँ। ये कई बार पूछा जाता है, नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे अगर स्ट्रैंड की बात की जाए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताऊँगा कैसे। 1 + 3n और n-1, ये फॉर्मूला है। n यहाँ पर क्या है, जहाँ पर n है नंबर ऑफ लेयर, यानी कितने नंबर ऑफ लेयर है। इसका मतलब एग्जांपल ऐसे समझो कि सपोज करो यहाँ मैं बना रहा हूँ, एक ये था और इस पे ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। ये तो एक लेयर हो गया, अब इस पे एक और लेयर है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसे ऐसे लेयर है, ये एक लेयर और ये 2 लेयर, 1 2 मतलब ये तीसरी लेयर है, ठीक है। तो अब ऐसे सपोज करो 4 लेयर के कंडक्टर हैं, ठीक है, पूरा ACSR कंडक्टर है। अब तुम्हें पता करना है इसमें कितने नंबर ऑफ टोटल कंडक्टर हैं। तो कैसे पता करोगे, अगर मैं n = 4 ले लूँ, यानी 4 लेयर हैं, तो कैसे पता होगा, इस फॉर्मूले में n की जगह 4 रख दो, तो 1 + 3 × n
और n-1 ये फॉर्मूला है। तो 1+3 × 4 और 4 - 1 तो कितना हो गया? 4 3 12 n × 3 36 और ये 37। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं? 37। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत एग्जाम्स में आता है, तो इसको ज़रूर नोट कर लेना, ये फॉर्मूला, ठीक है ना। ये क्या है, मैं इसको इस फॉर्म में ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि डायमीटर ऑफ कंडक्टर। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि क्या डायमीटर है, डायमीटर को रेडियस और डायमीटर में क्या अंतर है? तो D = 2R होता है, ठीक है। यही एक इसका फॉर्मूला है, उसी से आइडिया लग जाता है। ओवरऑल डायामीटर, तो क्या डायमीटर है पूरे कंडक्टर का? तो उसमें लिखते हैं D = 2n-1 स्मॉल डी। स्मॉल डी यहाँ क्या है? स्मॉल डी यहाँ पर है, क्या है स्मॉल डी? एक मतलब डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड, मतलब एक एक कंडक्टर का, प्रत्येक कंडक्टर का डायमीटर सेम होगा पूरे उसमें, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है? तो n क्या है? नंबर ऑफ लेयर। और ये क्या है? यहाँ पर है डायमीटर यानी व्यास, डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड, यानी एक अगर पूरे कंडक्टर में नंबर ऑफ लेयर में कई सारे, जैसे इसमें कितने स्ट्रैंड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी हैं, तो ये प्रत्येक स्ट्रैंड की बात हो रही है। तो उस प्रत्येक कंडक्टर का डायमीटर नंबर ऑफ लेयर 2 × n-1 × d। तो ये कर दो, क्या हो गया? ओवरऑल डायमीटर आ जाएगा। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, और यहाँ क्या करना है? अलग अलग वैल्यू ले लेनी है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या है? इतना हो गया, ठीक है। आज इसके बाद हम एक डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि टाइम अभी है, तो वो इस पूरे टाइम में एक ही टॉपिक डिस्कस हो पाएगा, वो है लेआउट। क्या लेआउट होता है? मैंने एक डिस्कस किया हुआ था कि मैं तुम्हें लोग को बताऊंगा कि क्या लेआउट है, किस तरीके से पूरा जनरेशन टू ट्रांसमिशन क्या है, प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, इसको कवर अप करूंगा मैं। तो अब वो घड़ी आ गई है, तो ठीक है, इसको कवर अप करते हैं। तो इसके लिए क्या है, मैं कॉपी को लैंडस्केप कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग भी अगर नोट कर रहे हो तो लैंडस्केप कर लो, थोड़ा सा आसानी होगी बताने में और तुम्हें भी लिखने में, क्योंकि काफ़ी लंबा डायग्राम है इस वजह से, ठीक है। किसी का माइक ऑन है, बहुत लंबी लंबी जमाई आ रही है। चलो ठीक है, तो ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं मेंशन करता हूँ क्या चीज़? सिंगल लाइन डायग्राम यहाँ लिखता हूँ। आई थिंक दिख नहीं रहा होगा तुम लोग को, हाँ। सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। तो सिंगल लाइन डायग्राम है क्या? ठीक है, ध्यान से देखना, ये एकेडमिक एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। इसको पूरा ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना होता है। तो सबसे पहले क्या लगाते हैं हम? एक जनरेटर, ठीक है, और एसी है तो एसी लगा देते हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? ऐसे करते हैं, फिर यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप अप होगा, ठीक। एक बार पूरा डायग्राम बना लेने दो, फिर एक्सप्लेन करते हैं। फिर क्या होगा? फिर हम कौन सा ट्रांसफार्मर लगा देंगे यहाँ पर? स्टेप डाउन। सपोज करो कि कोई मेरे पास ऐसा सब स्टेशन है जहाँ पर स्टेप डाउन की नीड पड़ रही है, तो मैं वहाँ स्टेप डाउन लगा दूँगा। और ये ऐसे ऐसे जो हेलिकल बना रहा हूँ ना, ये क्या है? ये वाइंडिंग को शो कर रही है, किसकी? ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी को। फिर हमने एक और बनाया, ध्यान से देखते जाओ, एक साथ सब एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। हालांकि वाइंडिंग का थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, वो जैसा फर्स्ट वाला बिल्कुल सही बना है, सेकंड वाला भी सही है, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब समझने से। ठीक, अगेन स्टेप डाउन,
एंड दिस वन, और अगेन रॉन्ग अगेन, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड लास्ट वन, मैं डिस्कस करूँगा अभी कौन कौन सी वाइंडिंग है, इसको करेक्ट कर लेना तुम लोग जब बनाना, ठीक है। तो ये इतना है, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज़ करो जनरेटर का जो वोल्टेज है वो कितना है, जो जनरेटर का वोल्टेज होता है इंडिया में कितना है, 11 kV। सपोज 11 to 33 होता है, ठीक है। पहले 11 था, अब आज के डेट में 33 ले सकते हो, ठीक है। तो सपोज़ करो इसका जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 500 मेगा वाट, और वोल्टेज कितना है 21 किलो वोल्ट, ठीक है। अब इसका पावर फैक्टर भी लिख लेते हैं, पावर फैक्टर सपोज़ करो 0.9 है तो लैग होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज है इसका 21 किलो वोल्ट, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहले जो जनरेशन के बाद वाला ट्रांसफार्मर लगता है उसका क्या होता है, वो डेल्टा स्टार, मशीन पढ़ी होगी तो पता होगा क्या है डेल्टा और क्या है स्टार, और ये क्या है, ये ग्राउंडेड है, ठीक है ना। ये डेल्टा स्टार और ग्राउंडेड है, जिसको कहते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो ये हम क्या कर रहे हैं, 21 किलो वोल्ट से सीधे किसमें चेंज कर दे रहा है, 400 किलो वोल्ट में, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेप अप, यहाँ से दिख रहा है ना 21 से 400 गया तो स्टेप अप ही है, तो इसका मैंने यहाँ वोल्टेज मेंशन कर दिया 400 किलो वोल्ट। अब ये जो लाइन जा रही है 400 किलो वोल्ट की है, जनरेशन से जो आ रही थी यहाँ पे 21 की थी, ठीक है। तो ये 400 किलो वोल्ट की लाइन थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अगेन क्या किया, स्टेप डाउन कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। तो यानी कि इतना था, 400 था, हम 200 में भी कर सकते हैं और 33 किलो वोल्ट में भी कर सकते हैं, जैसा मुझे रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। बस इतना ही समझो। और यहाँ पर क्या वोल्टेज हो जाएगा, सपोज़ करो मैंने चेंज किया 220 किलो वोल्ट में, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर फिर स्टेप डाउन किया 132 किलो वोल्ट। ये अलग अलग स्टेप डाउन क्यों है, अब 400 किलो वोल्ट डोमेस्टिक या किसी कंपनी या किसी इंडस्ट्री में तो दे नहीं दोगे, तो अकॉर्डिंग टू यूजेस हम उसको स्टेप डाउन करेंगे, यहाँ सब स्टेशन लगाते हैं अलग अलग, ठीक है। और फिर यहाँ फिर अगेन स्टेप डाउन, ठीक। और अगर मैं बात करूँ इसके बाद मैंने इसको क्या किया, फिर मैंने 33 किलो वोल्ट में इसको फिर चेंज कर लिया, फिर मैंने इसको 11 kV में चेंज किया, जो तुम्हारा क्या है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी बताऊंगा ये सब क्या है। उसके बाद क्या है 0.4, 0.11 किलो वोल्ट, उसके बाद क्या है 0.4, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, और 400 वोल्ट या इसको किलो वोल्ट, ठीक है। तो अब बात आती है यहाँ पर कौन सा ट्रांसफार्मर, यहाँ तक तो सेम था, यहाँ क्या होगा, स्टार स्टार, वो भी ग्राउंडेड, ठीक है ना। यहाँ क्या है, डेल्टा स्टार। एक क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा होता है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कहाँ यूज़ होता है, डेल्टा स्टार कहाँ यूज होता है, स्टार डेल्टा कहाँ यूज होता है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे मैंने कर दिया। यहाँ क्या लिखूँगा मैं, 132/33 किलो वोल्ट। देखो 132 से 33 में गए, यहाँ 33 से 11, यहाँ क्या लिखेंगे 33 11 किलो वोल्ट, यहाँ क्या लिखेंगे 11 to 0.4 किलो वोल्ट, ठीक है ना। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। और यहाँ पर क्या आता है इस केस में, यहाँ क्या, ये टर्शरी वाइंडिंग का यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज होता है तो आईसीटी एक तरीके का ट्रांसफार्मर है, वो यूज़ करता है, वो भी टर्शरी वाइंडिंग, वो अभी आगे की चीज़ें बता दूंगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, और वाइंडिंग है डेल्टा कनेक्शन, तो यहाँ पर हमने उस तरीके से कनेक्ट कर लिया। अलग अलग भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही हो, ठीक है। तो अब बात आती है कैसे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या है पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर दो ट्रांसफार्मर सुने होंगे, एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। आई होप कि दिख रहा होगा सबको ये, ठीक है। चलो, तो बात आती पावर ट्रांसफार्मर कहाँ से, पावर का मतलब जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी क्षमता ज़्यादा है, तो पावर कहाँ तक है 33 तक, और कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। तो अगर मैं ऐसे लाइन खींचूँ और इसको मैं यहाँ ऐसे ले जाऊँ, और यहाँ मैं क्या लिख दूँ पावर, और ये होता है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। ये ट्रांसफॉर्म का साइन है, ट्रांसफॉर्म और मर, ठीक है, शॉर्ट नेम, ठीक। और ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये वाला। अब ये जो आएगा ये डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, जो 11 को 0.4 में करता है, जो आपके गली में चौराहे पे देखा होगा लगा रहता है, ये कौन सा है डिस्ट्रीब्यूशन
ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। ये ये क्या है ना, थोड़ी सी वाइंडिंग उल्टी बन गई ये वाली और ये भी, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना तुम लोग, ठीक है। और यहाँ पर भी इस केस में उल्टी बन गई है, ठीक है, उसको सही कर लेना। बस यहाँ पर ये समझो बेसिकली कि स्टेप अप कब हो रहा है, स्टेप डाउन कब हो रहा है, ठीक है। इतना हो गया। अब बात करता हूँ क्या है प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। और जब भी तुम ये सिंगल लाइन डायग्राम बनाओगे, जिसको कहते हैं SLD सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है ना, यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ SLD। तो अब क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ प्राइमरी, तो मैं लिखता हूँ प्राइमरी का मतलब सबसे पहला वाला ट्रांसमिशन लाइन को ऐसे शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। कहाँ तक जाएगा प्राइमरी ट्रांसमिशन, तुम्हारा 132 किलो वोल्ट तक, क्लियर, ठीक है ना, 132 तक प्राइमरी। अब ये अलग से क्लासीफाई कर दूंगा मैं इसको। और सेकेंडरी ट्रांसमिशन 33 to 11, जो 11 तक है, इसका मीन मैं यहाँ तक बात करूँ तो यहाँ तक कितना है, मैं यहाँ मेंशन कर दो सेकेंडरी ट्रांसमिशन और वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज भी लिख लो और वोल्टेज, ठीक है ना। उसके बाद आता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कैंसर मेंशन किया था 11 किलो वोल्ट, वो क्या है, जगह थोड़ी कम है तो मैं PRI करके प्राइमरी और DIS कर दे रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन, DIST और वोल्टेज, ठीक है ना, ठीक है, वोल्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज को तुम कॉपी में पूरा फुल लिख लेना। और उसके बाद ये जो लास्ट आता है, ये यहाँ पे क्या आता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, क्लियर है। तो ये क्लासिफिकेशन है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर यूज होता है जिसको कहते हैं ICT, इंटरकनेक्टेड ट्रांसफार्मर, इसका फुल नेम है, ठीक है ना। टर्शरी वाइंडिंग कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होता है और यहाँ पे इन दोनों केस में टर्शरी वाइंडिंग कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो ये सिंपल सा समझ गया ना, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो जिसकी आवश्यकता हो, ठीक है। आई होप क्लियर दिख रहा होगा। अब देख लो यहाँ, आप समझ लो एक बार। जनरेशन था, हमने इसको स्टेप अप किया। क्यों स्टेप अप किया, क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज भेजने के लिए मेरे लॉसेस और इकोनॉमिक, इन दोनों का ध्यान रखना होता है। कम वोल्टेज भेजेंगे, सेंड करेंगे अगर ट्रांसमिशन के थ्रू, तब भी मुझे उतना ही कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम ज़्यादा वोल्टेज सेंड करें। तो हमने क्या किया, 400 किलो वोल्ट को 21 से चेंज करके भेज दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और यहाँ वाइंडिंग ये क्या है, ये क्या है, प्राइमरी और ये सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, ऐसे एंड गो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ गया 400, फिर 400 से हम क्या, फिर हमने क्या किया 220 किलो वोल्ट, फिर 220 से 132, 132 33, फिर 11 और 0.4। हमने यही सीक्वेंस क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये भी तो क्लासीफाई करना था कहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर है, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ प्राइमरी वोल्टेज है, कहाँ सेकेंडरी प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, कहाँ सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, कहाँ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। तो ये क्लासिफिकेशन है। ऐसा जब लेआउट का आएगा एग्ज़ाम में तो तुम्हें ये मेंशन करना है। और एकेडमिक एग्ज़ाम में क्या होगा, वो ये वोल्टेजेस पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो प्राइमरी का क्या है, सेकेंडरी का क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन और उसका क्या है, ठीक है। तो ये बेसिक सा हो गया, क्लियर करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्किन इफेक्ट। तो सबसे पहले नाम से जैसा लग रहा है, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, स्किन का मतलब होता है जैसे हमारे बॉडी स्ट्रक्चर पे स्किन बाहरी आवरण है, वैसे कंडक्टर के बाहरी सरफेस पे कुछ ऐसी चीज़ें हैपेंड होती हैं जिसको स्किन इफेक्ट बोला गया। अब क्या हैपेंड होती हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम दो डायग्राम बनाते हैं। तो एक यहाँ कंडक्टर, ठीक है ना, ये स्ट्रैंड्स के फॉर्म में मैं बना रहा हूँ, समझने की कोशिश करना है तुम लोग, ठीक है। और एक यहाँ बना रहा हूँ, एक बार AC पे ऑपरेट करके दिखाऊंगा और एक बार DC पे ऑपरेट करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। सपोज़ करो ये क्या था, ये कंडक्टर मैंने लगा दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ क्या कर दिया, सबसे पहले मैंने क्या वोल्टेज दे दिया, DC, ठीक है ना। और दूसरा मैंने क्या कर दिया,
ये मैंने दे दिया AC वोल्ट, यहाँ लिख देता हूँ VDC और यहाँ लिख देता हूँ VAC, ठीक है। और मैंने इसको हैच कर दिया, ठीक है ना। ये क्यों, ये बीच का सपोर्टिंग वाला था जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती, कंडक्टिविटी कम होती, यानी आयरन पार्ट या फिर जिसको कहते हैं स्टील का पार्ट, जो भी पार्ट है जो हमने यूज़ किया हो, ठीक है। ये हो गया। तो अब क्या होता है, क्या डीसी में स्किन इफेक्ट पॉसिबल है या नहीं, बताओ। किसी को पता है क्या डीसी में स्किन इफेक्ट होता है? स्किन इफेक्ट किन टर्म्स पे डिपेंड करता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो क्या होता है तो स्किन इफेक्ट है क्या, पहले ये सुन लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या है स्किन इफेक्ट? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स लिंकेज। यहाँ अब देखो, जहाँ पर कंडक्टर है उसमें वोल्टेज अप्लाई किया है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो होगा तो करंट का खुद का फ्लक्स होगा, और वो फ्लक्स उस कंडक्टर से लिंक करता है, उसी से गठित रहता है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म, एक समान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है थ्रू आउट द कंडक्टर। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर पेंसिल लेता हूँ, यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा। और अंदर है, अंदर कम होगा। अगर सपोज करो ये पेंसिल है, ठीक है ना, ये ऐसे समझो ये पेंसिल है, ठीक है। ये इसका क्या क्रॉस सेक्शनल व्यू है। तो क्या इसके सरफेस पे, इसके चारों तरफ फ्लक्स ज़्यादा होगा। जैसे जैसे सरफेस से अंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे फ्लक्स की वैल्यू कम होती जाती है। अब ऐसा क्यों, इसको यहाँ समझते हैं। सपोज करो ये एक कंडक्टर की बात की थी, ठीक है मैंने, और ये पूरा ऐसे कंडक्टर था, ठीक है, ठीक है। ये पूरा एक कंडक्टर और इसमें बहुत सारे अलग अलग ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे भी बना लो, चलो, ठीक है ना। और मैंने इसको ऐसे भी बना लिया, ठीक है। ये मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे मैं बाहर से अंदर की तरफ जा रहा था, या देखो देखो, जब मैं बाहर से अंदर की तरफ गया तो रिएक्टेंस की वैल्यू, रिएक्टेंस, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या हुई, बढ़ गई, ठीक है। क्या हुआ, रजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ी, रिएक्टेंस भी बढ़ा। रिएक्टेंस क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और यहाँ पर क्या है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं प्रेरकी प्रतिघात, ठीक है ना। और यहाँ प्रतिरोध भी बढ़ा। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, करंट की वैल्यू को कम करेगा, और ये भी करंट की वैल्यू कम करेगा। तो इसका मतलब थ्रू आउट द लेंथ, जब इसके अंदर जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ, तो क्या होगा, इसका फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं, ऊपर कुछ और है और अंदर कम है। यानी ऊपर का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, अंदर का कम है, यानी नॉन यूनिफॉर्म, एक समान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स लिंकेज। और क्या है, स्किन इफेक्ट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब ये क्या करता है, इफेक्टिव, ये जो प्रभावी रेजिस्टेंस है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये है बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ठीक। और इसमें समझने वाली बात क्या है कि स्किन इफेक्ट किस पे निर्भर करता है। अब तुम लोग के सिलेबस में बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप में है नहीं। अच्छा, स्किन इफेक्ट तो बहुत बड़ा टॉपिक है। किस पे डिपेंड करता है ये, एरिया और परमिएबिलिटी और फ्रीक्वेंसी पे, एफ पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा टर्म है अपने आप में, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं एरिया है तो डायमीटर स्क्वायर, और इस पे डिपेंड करता है, बस इसको मगअप कर लेना, ठीक है ना, ठीक है। वैसे ये एरिया करोगे तो डायमीटर पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई को जब आर की जगह डी रखोगे, डी बराबर 2r पुट करोगे तो ये डी स्क्वायर ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी कांस्टेंट टर्म में चला जाएगा। तो स्किन इफेक्ट क्या है, ये दो बहुत टर्म आते हैं, स्किन इफेक्ट, ठीक है ना। तो स्किन इफेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है कि कैसा कंडक्टर है, उसका क्या एरिया है, उसकी परमेबिलिटी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। अगर डीसी के केस में बात करें तो डीसी में तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं ना, फ्रीक्वेंसी जीरो है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसीलिए तो डीसी ट्रांसमिशन हमने हाई वोल्टेज पे लिया था, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज कि हमारे लिए क्या था, बेनिफिट हो रहा था ये। क्यों, क्योंकि इसमें स्किन इफेक्ट हो ही नहीं रहा था। स्किन इफेक्ट क्या कराएगा, लॉसेस कराएगा। तो एसी में लॉसेस हो रहे हैं और डीसी में लॉसेस नहीं हो रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। तो क्या है, स्किन इफेक्ट इज अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ये क्या है, स्किन इफेक्ट, अभी मैं इसको लिख दे रहा हूं, क्या है, स्किन इफेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ फ्लक्स, लिंकेज का मतलब उसे गठित होना, ठीक है ना, लिंकेजेस यही है, ठीक है, सीधा सा एग्जाम्पल है। और एक यहाँ पर एक और चीज़ समझ लो, एक चीज़ और है बेसिक सी, क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है ना। एरिया बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इससे क्या होगा, अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, वो तो फिक्स बात है। और क्या होगा, एसी के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब अगर स्किन इफेक्ट के टर्म में बात करूँ तो आर ए सी, रेजिस्टेंस की वैल्यू एसी से जब कनेक्ट किया था तब, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जब डीसी से कनेक्ट की थी तब, तो क्या होगा, ये आर ए सी और आर डी सी। तो ए सी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है, किस फैक्टर से, तो मैं बात करूं अगर इसका रिलेशन इस्टेब्लिश करना हो तो आर ए सी इक्वल टू 1.6 टाइम ऑफ आर डी सी। ये बहुत बार पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है कितना है, और ये भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें दोनों पूछी गई हैं, और इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा बार आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस पे, क्वेश्चन आता है इस पे और इस पे, कि किस पे डिपेंड करता है, 3 या 4 ऑप्शन होंगे, एरिया पे, परमेबिलिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे, डायमीटर पे, तो और पांचवा ऑप्शन ऑल ऑफ एबव, तो ऑल ऑफ एबव पर टिक कर दोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एक ये इंपॉर्टेंट और ये, ठीक है, समझ गए बेसिक्स का स्किन इफेक्ट यही होता है बेसिकली, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो मैं आज बस इसका इनिशिएट कर दे रहा हूँ इसको। तो इनिशिएट में मैं सबसे पहले एक टावर बना रहा हूँ, ठीक है ना। तुम लोग अपने हिसाब से नोट्स बनाते जाओ, इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो बुक ले लो और हिंदी में पढ़ते जाओ। समझ में तो आ रहा है ना, ये बड़ी बात है, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है ना। मेरी बातों को सुनते रहो और नोट्स बनाते रहो अपने, उससे क्या होगा कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैं लाइन ड्रॉ कर दी। अभी ये क्या है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, बट कौन सी लाइन है ये क्या है लाइन, 400 किलो वोल्ट की सिंगल लाइन समझ लो इसको, ठीक है। ये मैंने अर्थ, ये इसको क्या किया, बड़ा माउंटेड कर दिया, मफिंग कर दी इसकी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन है, ये कंडक्टर ऐसे ये लटक रहा है, और ये क्या, ये इंसुलेटर समझो, लाइन वाली इंसुलेटर है, ये कंडक्टर, और ये क्या है, सपोर्ट आर्म है, और ये पूरा टावर का स्ट्रक्चर है। तो क्या है ये 400 किलो वोल्ट लाइन कौन, और ये क्या सिंगल लाइन है, डबल लाइन नहीं, सिंगल लाइन की बात की गई, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें डबली फेड है, डबल ट्रांसमिशन लाइन है। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ ले जाता हूँ, सिमेट्रिसिटी दिखनी चाहिए दोनों डायग्राम में, इसलिए एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं इसको, ठीक है। सेम वही प्रोसेस, क्रॉस आर्म, ठीक है। चलो अब यहाँ पर डबल देखो, एक, तो एक में डबल स्ट्रक्चर, फिर यहाँ डबल स्ट्रक्चर, और ये डबल स्ट्रक्चर, ठीक है, डबल लाइन हो गई। और यहाँ पर एक टर्म और देख लो कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 400 की लाइन में 8 मीटर, ठीक है। सेम वहीं कि ये पास वाले से और इस पास वाले से बीच में कितनी, 8 मीटर, ठीक है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं बंडल कंडक्टर। बंडल का मतलब क्या है, बंडल का नेम से क्या समझते हो, बंडल का मतलब क्या है, अरे किसी चीज़ को एक साथ बहुत अधिक मात्रा में, जैसे कहानी सुनी होगी वो, एक लकड़ी को तोड़ो तो टूट जाती, कई सारे एक साथ ले लो तो नहीं टूटती है। बंडल का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ थिंग्स एक साथ, ठीक है ना। तो अभी बताऊंगा बंडल कंडक्टर क्या है। तो अभी सिर्फ आज के लिए तुम लोग के लिए एक सिर्फ क्वेश्चन है, इसको पढ़ के आओगे फिर मुझे बताओगे क्या है, ठीक है ना। तो क्या है बंडल कंडक्टर, कभी देखा होगा, अगर नोटिस किया होगा, कभी रास्ते में आते जाते होगे देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन को, कि पहले तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही कंडक्टर जाता है। यहाँ देखा होगा कि 1 2 3 4 ऐसे कंडक्टर होते हैं, ये क्रॉस सेक्शनल भी बता रहा हूँ। और ये आपस में कहीं ना कहीं देखना ऐसे ऐसे, ये किसी चीज़ से वो आपस में एक जगह जोड़ दिए जाते हैं। जोड़ने का मतलब क्या है, थ्रू आउट द लेंथ नहीं जुड़े होते हैं, एक जगह कनेक्टर लगाते हैं, फिर ये क्या करता है, फिर ये ऐसे ही लाइन चलती चली जाती है, देखा होगा। तो अगर मैं थोड़ा सा और इसका व्यू बनाऊँ तो ये लाइन आओ ऐसे पीछे की तरफ खींचती जाती है, देखा। तो ये ऐसे कनेक्टिंग ऐसे करते हैं,
अभी बताऊंगा कि ये सब क्या क्या है, ठीक है। तो क्या करता है, अब स्किन इफेक्ट का ही यहाँ एडवांटेज है। बंडल कंडक्टर से क्या करता है, स्किन इफेक्ट मेरे लिए क्या था, डिसएडवांटेज था, लेकिन मैंने उसी का एडवांटेज की तरीके यूज़ किया। तो ये तो कंडक्टर की तरीके यूज़ होंगे, लेकिन इसके बीच का जो एयर है बीच का, ये एयर भी आयनाइज्ड हो जाती है और ये थ्रू आउट द कंडक्टर की तरीके वर्क करती है। अब ये कंडक्टर ये और ये इतना नहीं रह गया है, अब ये थ्रू आउट द इतना कंडक्टर की काम कर रहा है, समझ रहे हो। ये तुम्हें दिख रहा है बीच में एयर है नहीं, लेकिन ये इतने मोटे कंडक्टर का काम कर रहा है। तो अगर इतना मोटा कंडक्टर लगाता तो उसका वेट ज़्यादा होता, कॉस्ट बढ़ जाती, और ये टावर की भी हाइट और इसका भी स्ट्रक्चर मजबूत बनाना पड़ता, तो कॉस्ट बढ़ जाती, कंडक्टर की भी कॉस्ट बढ़ती। तो हमने स्किन इफेक्ट का यूज़ किया और 4 टुकड़ों में ब्रेक किया और बंडलिंग बनाई और इसको क्या किया, एक साथ ट्रांसमिट कर दिया, जिससे क्या हुआ, हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज वहाँ तक पहुँच गया। तो अब बंडल कंडक्टर यूज़ कब करते हैं, जब हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज कितने से ज़्यादा हो। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, कितने से ज़्यादा हो वोल्टेज, 270 किलो वोल्ट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू बुक। तो क्या है, 270 किलो वोल्ट के ऊपर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे बुक में, इवन तुम लोग की TDEP की बुक में GMD और GMR का कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं है उतना ज़्यादा, और बिना इसके ट्रांसमिशन समझना बहुत मुश्किल है। और कहीं क्वेश्चन आता भी नहीं है किसी कंपटीशन एग्जाम में, एकेडमिक में भी, कि क्या है GMD और क्या है GMR। बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं, तो उसे सिलेबस में नहीं, तो उसको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो बहुत डीप टॉपिक हो जाएगा। हालांकि कोचिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन उतना रिक्वायरमेंट है नहीं उतना डीप टॉपिक की। अगर JEE बनना है और TG2 तक इतना बहुत है, ठीक है, सफिशियंट है। तो बंडल क्या है, बंडल कंडक्टर पर फेज। अब बता रहा हूँ तो पूरा बता ही दे रहा हूँ क्या है। कंडक्टर पर फेज में कंडक्टर है, ठीक है, इसी को कहते हैं, ठीक है। क्या, और ये क्या है, वन सब कंडक्टर पर फेज। ये एक सब कंडक्टर पर फेज, एक फेज की बात की, उसमें सब कंडक्टर हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, बंडल। वन सब कंडक्टर पर फेज, पर फेज, प्रत्येक फेज पे, ठीक है। बस इतना ही सा था, बेसिक सा समझ लो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। इसमें बस एक चीज़ है कि इनके बीच की स्पेसिंग इनके रेडियस से ज़्यादा होती है। एक ये टॉपिक कई बार पूछा गया है, ठीक है। स्पेसिंग बिटवीन सब कंडक्टर वेरी हाई व्हेन कंपेयर टू देयर रेजिस्टेंस ऑफ द ईच सब कंडक्टर। प्रत्येक सब कंडक्टर का ये जो रेजिस्टेंस है, उसके बीच की दूरी जो है ना, ये जो दूरी है इनके रेजिस्टेंस से, अगर ये डी, अगर इसको मैं D लेट कर लूँ और इसको R लेट कर लूँ, तो ये जो D है ना, ये R से ज़्यादा है। मतलब इस एक कंडक्टर का जो त्रिज्या है, यानी जो रेडियस है, वो इसके डिस्टेंस से कम है, या यूँ कहूँ कि डिस्टेंस इससे ज़्यादा है इसके रेडियस से। तो बस एक इसका ये है कि ये कि जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है, तो D इज़ ग्रेटर देन R, बस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिसको जो क्वेश्चन नहीं